के उपचार के लिए हम सावधानी बरतते हैं, यानी रोग के संक्रमण को रोकने की हर एक स्टेज पर उसका पालन करना, और यह हैंड वॉशिंग से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आज 15 अक्टूबर की तिथि वर्ल्ड हैंड वॉश डे के रूप में आज पूरी दुनिया मना रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसके बारे में आम जनमानस को जागरूक करें। मुझे प्रसन्नता है कि आज सूचना विभाग ने तो इस अवसर पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया ही है पूरे प्रदेश में, लेकिन प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास से जुड़े हुए विभाग के प्रमुख सचिव ने विभाग के यूराइस पोर्टल के माध्यम से 20 लाख तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े हुए छात्र छात्राओं और सदस्यों के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने के एक विशिष्ट कार्यक्रम को भी आज इसके साथ जोड़ा है। मेरा विश्वास है कि हम सामान्य आदत को एक मनुष्य के रूप में ठीक करने का प्रयास कर लेंगे तो अनेक प्रकार की इस प्रकार के संक्रामक बीमारियों से बचाव करने में हमें मदद मिलेगी। यूनिसेफ ने कोविड निवारक व्यवहारों के लिए एनिमेशन वीडियो की एक श्रृंखला बनाई है। आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है और एनिमेशन श्रृंखला का एक वीडियो हैंड वॉशिंग को समर्पित है। इधर लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने अपने शिविर कार्यालय में वर्ल्ड हैंड वॉश डे पर कर्मचारियों के साथ हैंड वॉश कर अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जुड़ने की अपील की। हैंड वॉशिंग डे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर है, जिसमें सैनिटाइजेशन और व्यक्तिगत सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल जिसमें शामिल है। और इस हैंड वॉशिंग डे के दिन हम सभी लोग आज यही प्रण लें कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से, जो 20 से 25 सेकंड का एक प्रोटोकॉल है, उस रूप में नियमित रूप से धोया करेंगे, ताकि हमारी व्यक्तिगत सैनिटाइजेशन बने रहे। और साथ ही साथ जो ये संचारी रोग होते हैं, और वर्तमान में आप जान ही रहे हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी भी है, इनके रोकथाम में बहुत ही प्रभावी एवं कारगर होता है। अटल टनल के बाद अब बारी है जोजिला सुरंग की। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सामरिक महत्व की एक और सुरंग का निर्माण शुरू करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जोजिला टनल में निर्माण कार्य के लिए वर्चुअली पहला ब्लास्ट हुआ है। ये टनल श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह में सभी मौसम में कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी। जोजिला सुरंग के बाद बनने के बाद लद्दाख साल भर जम्मू कश्मीर और पूरे देश से जुड़ा रहेगा।
लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। ये टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में एशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड हुआ है वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तावित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। दोनों टनल के बीच में अप्रोच मार्ग बनने से और बड़ी सुविधा होगी और जोजिला की दरी पास करने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब ये काम केवल 15 मिनट में हो जाएगा। उससे जनता को काफी बड़ा फायदा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब उनका जीवन अच्छा बनेगा, रोजगार मिलेगा। टनल के बनने से रास्ता आसान होगा, दोनों तरफ ट्रेड भी बढ़ेगा, दोनों तरफ आवागमन भी अच्छा होगा, दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसके कारण समन्वय कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो। और मुझे आशा है कि ये काम जो इसका एक समय दिया गया है 6 साल का, उससे पहले बनकर तैयार होगा और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज अपनी दिल्ली आवास से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 50 टीमों को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की कि वो पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाएं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा, प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जो 50 टीमें बनाई गई हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेंगी और उस पर रिपोर्ट पेश करेंगी। 50 टीमें 50 गाड़ियों में घूमेगी, जगह जगह जाएगी, जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी, जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी, जो समीर ऐप पे कंप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे और ये सब आपको अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन 95% फैक्टर्स लोकल है, वो लोकल फैक्टर्स को कम करने के लिए हमें काम करना है। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर को 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। बेहद सहज और सरल व्यक्तित्व वाले मृदुभाषी कलाम की अगुवाई में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सबसे घातक और मारक हथियार प्रणाली का देश में ही विकास किया। वे 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। उन्हें 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। वे देश के युवाओं को देश की सच्ची पूंजी मानते थे और बच्चों को हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि डॉक्टर कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। एक वैज्ञानिक या फिर भारत के राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्र के विकास के प्रति उनके अमिट योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता। उनकी जीवन यात्रा लाखों लोगों को ताकत देती है। साथ ही पीएम मोदी ने डॉक्टर कलाम की जयंती पर एक वीडियो भी साझा किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। 21वीं सदी के भारत को समर्थ, सशक्त और सक्षम बनाने का उनका योगदान अतुलनीय है। उनके आदर्श और अनमोल विचार हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम।
अरे आशा बहन, बस देखे आइल बानी कि घर में कौनो बच्चा के बुखार ता नहीं खे आवत। छुटकी के हल्का से बुखार आ रहल बा, मौसम बदलता ना। अरे फिर ताई के लेके तुरंत ब्लॉक या जिला के सरकारी अस्पताल जा। काहे? बुखार शुरू ही तो भइल बा। अरे नहीं दीदी, कौनो बुखार दिमागी बुखार हो सकेला। ई बच्चा के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बना सकेले और दिमागी बुखार जानलेवा हो सकेले। अरे बाप रे, हम छुटकी के अब्बे ही लेकर जाता नहीं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है। अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ। ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2728 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 3239 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 4,04,545 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 90.42% हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों में से 6,543 मरीजों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,728 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3,239 है। तो इस प्रकार अब पिछले 4 सप्ताह से निरंतर हमारे एक्टिव केसेस की संख्या में गिरावट हो रही है। आज ये 28वां दिन है जब हमने निरंतर एक्टिव केसेस की संख्या में गिरावट देखी है। इस समय एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 36,295 हो गई है, जो कि जो हमारा सर्वाधिक नंबर था एक्टिव इन्फेक्शन केसेस का, उससे अब लगभग 32,000 कम है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में 47% की कमी आई है पिछले 4 सप्ताह में और इस समय कुल डिस्चार्ज होने वालों की संख्या अब बढ़कर के 4,04,545 हो गई है। रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में बढ़ के अब 90.42% हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 6,543 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ के पोखरा स्थित 12 रजबाहा से सिल्ट सफाई अभियान की जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि नहरें किसानों की लाइफलाइन है, इसलिए प्रधानमंत्री के ग्राम्योदय से भारत उदय के संकल्प को लेकर पिछले साल की तरह इस साल भी सभी नहरों और रजबहों की सफाई अभियान चलाकर की जाएगी। इस दौरान 12 रजबाहा को लेकर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार यहां पर लगे बोर्ड में दर्ज है कि 16 किलोमीटर की नहर में 14 किलोमीटर की सफाई होगी और 2 किलोमीटर स्टेपिंग का काम होगा, उसी प्रकार सभी रजबहों व नहरों पर बोर्ड लगाया जाएगा ताकि ग्रामीणों को सफाई पता चल सके। जहाँ जहाँ हमारी नहरें हैं, नहरों का पूजन करना है, नहरों की सफाई करना है, पुल पुलिया जो टूटे उनका निर्माण करना है। हमारे सभी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, डीएम, सीडीओ, विभाग के अधिकारी सब लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं। मैं पत्रकार मित्रों का भी आह्वान करूंगा कि आप सब लोग भी हमारी नहरों पे आइए, अपने कर कमलों से शुभारंभ करिए और नहर को देखिए। नहर हमारी लाइफलाइन है किसानों के लिए, किसान के खेत तक पानी पहुंचाती है, हर खेत को पानी पहुंचना चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार पिछली बार हम लोगों ने 47,272 किलोमीटर नहरों की सफाई किया था।
इस बार भी हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि एक भी नहर ऐसी नहीं बचेगी, रजवाहे और अल्पिकाएँ, जिनमें सफाई करने योग्य हो और सफाई न हो। तो हम लोग 100% इसकी सफाई करके किसानों को खेत तक पानी पहुंचाएंगे। डीडी न्यूज मुख्यालय नई दिल्ली की अपर महानिदेशक समाचार प्रिया कुमार और निदेशक आरएनयू पद्मा एंगमू ने आज लखनऊ दूरदर्शन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने समाचार विभाग की गतिविधियों और संसाधन की समीक्षा की। उन्होंने समाचार स्टूडियो और बुलेटिन तथा समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की व्यवस्था का अवलोकन भी किया। समाचार विभाग के प्रमुख अपर महानिदेशक समाचार आरपी सरोज तथा अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान दिल्ली से आए वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए समाचार बुलेटिनों के प्रसारण को बढ़ाने और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण में बेहतरी लाए जाने का प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए। बैठक में उप निदेशक समाचार यास्मीन फारूकी, सहायक निदेशक समाचार राजीव चतुर्वेदी और समाचार संपादक अमित कनौजिया सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अनलॉक 5 के दौरान कुछ प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। राजधानी लखनऊ में आज ज्यादातर सिनेमा हॉलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। लखनऊ के शुभम, नोवेल्टी और साहू सिनेमा में लॉकडाउन की बंदी के खत्म होने के बाद कल पहला शो दिखाया जाएगा। इस दौरान कोविड के प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन कराया जाएगा। लखनऊ के शुभम सिनेमा में यहाँ पर कल से पहला शो चालू होगा। एसओपी के साथ परमिशन दी गई है सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सों को शुरू करने की। लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि अब वो अपना मनोरंजन कर सकेंगे। कल से शो चालू हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के मैनेजर मौजूद हैं, वो बताएंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिनेमा हॉल में। देखिए, हमारे यहाँ पहले तो फुली ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है सैनिटाइजर के लिए। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग भी हमारे यहाँ होगी और बिना मास्क प्रवेश वर्जित रहेगा। बिना मास्क कोई अंदर नहीं जाएगा। हमारे लिए मशीन भी ले ली गई है, सैनिटाइजर मशीन जो है हर शो के बाद सीटों में सैनिटाइजेशन होगा। तो ये सब पूरी तैयारी कर ली, कुछ काम बाकी हैं वो भी आज कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इसके बाद कल से हम लोग सिनेमा खोलें। शो की क्या क्या टाइमिंग रहेगी, क्योंकि हर शो के बाद एक पिक्चर हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। शो पहले 5 शो चलते थे, अब सिर्फ 4 शो चलेंगे और हर शो में 45 मिनट का गैप होगा, जिससे सैनिटाइज वगैरह सीटें किया जा सके और पब्लिक को आराम से निकलने दिया जाए और फिर इसके बाद आराम से एंट्री हो। इसके लिए एक शो से दूसरे शो के बीच में 45 मिनट का गैप रहेगा। अच्छा, इस दौरान इंटरवल में जो खाने की चीज़ें हैं उसमें भी बोला गया है एसओपी में कि बंद सील बंद ही रहेगा। उस दौरान आपने कैंटीन की क्या व्यवस्था करा रखी है, किस तरीके से लोग आ जा सकेंगे? देखिए, ऐसा है, जो भी कैंटीन में काम करने वाले लोग हैं वो अंदर पहली बात तो बिक्री नहीं होगी, वो काउंटर पे ही बिकेंगे और जो भी माल बिकेगा वो पैकिंग का माल बिकेगा। बिना पैकिंग का कोई भी माल नहीं बिकेगा। तो बैठने की व्यवस्था क्या रहेगी सिनेमा हॉल के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे? सिनेमा हॉल के अंदर 50% लोगों की एंट्री होगी, उसमें एक सीट छोड़ करके लोगों को बैठाना है और इसका विधिवत पालन हम लोग कराएंगे। बिना मास्क के कोई अंदर भी नहीं जाने पाएगा। ये सब व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हम आपको यहाँ से दिखाते हैं, ये एंट्री पॉइंट है यहाँ का और इसी एंट्री पॉइंट में थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद से अंदर जाना होगा और ये एक टनल यहाँ पे बनाई गई है जिसमें जाते ही पूरी तरीके से हम सैनिटाइज हो जाते हैं। इसके बाद अंदर हम पहुँचते हैं और अंदर पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे व्यवस्थाएँ की गई हैं पूरे सिनेमा हॉल में और दर्शक यहाँ पर आएँ, लेकिन एहतियात के साथ यहाँ पर हॉल में आएँ और अपना मनोरंजन करें। लेकिन इस दौरान कोविड के सारे प्रोटोकॉलों का पालन किया जाएगा। यहाँ पर कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। जनपद कासगंज में केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के स्वामित्व योजना के तहत प्रथम एवं द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें राजस्व विभाग की टीमों के द्वारा गांव-गांव जाकर आबादी क्षेत्र का ब्यौरा एकत्रित कर मकानों के रकबे की पैमाइश कर चूना से रेखांकित करने के बाद तहसील भूलेख अनुभाग एवं कंप्यूटर कक्ष में एंट्री फीडिंग का कार्य बहुत तेजी से कर रही है। कासगंज सदर के तहसीलदार अजय कुमार ने बताया कि स्वामित्व योजना का कार्य बहुत तेजी के साथ हो रहा है ताकि सरकार अपने निर्धारित समय पर कासगंज जनपद में लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड का वितरण कर सके। तहसील कासगंज में सबसे ज्यादा 114 गांव में से 13,968 से आगे का एंट्री फीडिंग का कार्य
चल रहा है। प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई है स्वामित्व योजना, ये बहुत ही अच्छी योजना है। 31,910 एंट्री फीडिंग हो चुकी हैं। इस योजना के शुरू होने से जनपद कासगंज के लोग काफी खुश और उत्साहित हैं। इस योजना में लोगों को अपने घरों का मालिकाना हक मिलेगा, साथ ही जरूरत पड़ने पर बैंक से प्रॉपर्टी कार्ड से ऋण भी ले सकेंगे। जो हमारे मकानों का हक मिलेगा उससे हमें एक कार्ड भी मिलेगा सरकार की तरफ से, उससे हम कभी भी अपने मकानों का हक ले सकते हैं और इसमें हम लोन वगैरह भी ले सकते हैं। इससे मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा जो ये योजना चलाई गई है स्वामित्व योजना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत हम अपने मकान पर अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा जो हमारे परिवार में बंटवारे के लिए हिस्से के लिए विवाद चले आते थे वो भी इस मालिकाना हक से ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा सरकार हमें इसके लिए एक कार्ड दे रही है, उस कार्ड से हम अपना मालिकाना सबूत दिखा सकते हैं कि ये मकान हमारा है और हम इसके स्वामी हैं। फिर इस कार्ड से हमें दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि हम ज़रूरत पड़ने पर इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम बैंकों से इस कार्ड से लोन ले सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे झगड़े हैं जो कि संपत्ति के होते हैं, घर बंटवारे के होते हैं, वो इस योजना के तहत खत्म हो जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के और केंद्र सरकार के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हम ग्रामवासियों को इस योजना का लाभ उठाने का सुअवसर दिया। केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर जो 24 अप्रैल 2020 से इस योजना का प्रारंभ हुआ है, इसके अंतर्गत जनपद की तीनों तहसीलों में पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयास से ये अमल में लाई जा रही है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, अभी तक जो ग्रामीण आबादी के क्षेत्र होते थे उनमें जो मकान बने होते थे उस पर किसी का स्वामित्व निर्धारित नहीं होता था, जिसको लेकर के तमाम तरह के विवाद उत्पन्न हो जाते थे। इन विवादों को दूर करने के लिए और दूसरा, क्योंकि जब स्वामित्व टाइटल डिसाइड हो जाएगा, किसी का मकान पर स्वामित्व निर्धारित हो जाएगा, तो इस आधार पर उन्हें तमाम जो ऋण लेने वाली एजेंसियां हैं, बैंक है, इससे उनको ऋण लेने में भी सुगमता प्राप्त होगी। तीसरा, जो पंचायती राज विधेयक का जो प्रमुख उद्देश्य था कि पंचायतें आत्मनिर्भर हों, जैसा कि नगर पालिकाएं नगर पंचायतें आत्मनिर्भर हैं, वैसा ही पंचायतें आत्मनिर्भर हों। तो ये तीन प्रमुख उद्देश्य को लेकर के योजना न केवल जनपद में बल्कि पूरे देश में चल रही है। अंबेडकर नगर स्थित बरियावन में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वृहद मेगा ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में किसानों को विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमुख अरविंद कुमार पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विजन दिया है कि किसानों की आय दोगुना करना है व किसानों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाना है। इसी को ध्यान में रखकर बैंक प्रयास कर रहा है। बैंक ने ऋण वितरण शिविर में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और ट्रैक्टर लोन व हार्वेस्टर लोन का वितरण किया। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले बुद्धदेव शर्मा ने कहा कि इस पैसे के प्रयोग से वो अपनी खेती में तकनीक का इजाफा उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें सीसीएल का मतलब अवसर मिला। 5 लाख का सीसीएल होता है, जिसको हम लेकर जो बेरोजगार बहनें पड़ी हैं हमारे मतलब गाँव में, उसको हम लेकर रोजगार बढ़ाना चाहते हैं और मतलब बढ़ाते हैं। जैसे कोई रोजगार करे, जैसे मधुमक्खी पालन है और पशुपालन है, या कोई दुकान रखें या मतलब खेती में लगाएं, इसी में हम लोग सीसीएल लेके लगाते हैं और मतलब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी का जैसा कि देश को विजन दिया है कि किसानों की आय को दोगुना करना है और किसानी में, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाना है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारा बैंक बहुत ही प्रयासरत है और हमारा बैंक किसान का पड़ा बना रहा है। और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के अनुरूप हमारे बैंक ने इस ऋण शिविर में किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया है, ट्रैक्टर लोन का वितरण किया है, हार्वेस्टर का वितरण किया है और इस पखवाड़े में, इस शिविर में हमने 10 करोड़ 48 लाख का ऋण 824 किसानों को सैंक्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए अभियान जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का समर्थन करते हुए आज शिक्षक विधायक कांति सिंह और लखनऊ पब्लिक स्कूल के प्रबंधक एसपी सिंह ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरी तरीके से प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहनें, शारीरिक दूरी बनाएं और साबुन से समय समय पर हाथ धुलते रहें। यही कहना चाहूँगी, पूरे देश में हम सब जहाँ होते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, गाँव में, ये ज़्यादा समस्या गांव में है। शहर में तो ठीक है, लोग मास्क लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो अनुरोध किया है सभी से लिए, 2 गज की दूरी बनाओ और मास्क जरूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, मास्क जरूरी।
तो यही मैं सबसे बराबर कहती रहती हूँ और लोग लगा भी रहे हैं, लेकिन शहर में ज़्यादा लगा रहे हैं, गांव में कम है। और ये बहुत ज़रूरी है मेंटेन बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना। हम सब अभी तक मैंने 60,000 लोगों तक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाई दी है आर्सेनिक एल्बम 30, ताकि हमारे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी रहे, संक्रमित न हो पाए। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही अपील की है। आम जनता को चाहिए कि जब तक दवा नहीं आती है तब तक अपने को हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसको जो है इस सिद्धांत को फॉलो करें और अपने हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क ज़रूर लगाए रखें, जिससे कि न खुद संक्रमित हों और दूसरों को संक्रमित होने से भी बचाएं। यही हमारी आम जनता से अपील है। और अब बात अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।